एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्याएं, यानी आपका अध्याय 2। इसके पहले मैंने आपको अध्याय 1 पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको बताया कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या महत्व हैं, दोष और सीमाएं, व्यष्टि और समष्टि में अंतर बताया मैंने। ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई। आज हम जानने वाले हैं अर्थव्यवस्था के बारे में और उसकी क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अर्थव्यवस्था का अर्थ। तो अर्थव्यवस्था ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा जीविका प्राप्त करते हैं। सिंपल सा है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें क्या करते हैं, जीविका प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप क्या है, रेलवे में नौकरी करते हैं, तो उसके बदले आप क्या मिलती है, तनख्वाह मिलती है। या फिर आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं या आप किसी उद्योग पे नौकरी कर रहे हैं, उससे आप क्या मिलती है, तनख्वाह मिलती है, और उसी तनख्वाह से आपका जीवन यापन चलता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा जीविका प्राप्त करते हैं। इसमें समाज की उन सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिनमें गृहस्थ, परिवार व सरकार उत्पादन, विनिमय एवं उपभोग करती है। अब अर्थव्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नौकरी करना, वे सारी गतिविधियाँ, वे सारी क्रियाएं शामिल की जाती हैं जिसमें गृहस्थ, परिवार या सरकार, चाहे उसमें आप उत्पादन करो, विनिमय करो या फिर उपभोग करो, ये सब किस में आता है, अर्थव्यवस्था में आता है। जैसे उद्योग क्या करते हैं, वस्तुओं का निर्माण करते हैं, ठीक है, और उसका हम क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। विनिमय मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान करना, ठीक है, यानी कि चाहे वो सरकार हो या फिर गृहस्थ जीवन हो या फिर गृहस्थ परिवार हो, यानी जब वो वस्तुओं का उत्पादन करता है या विनिमय करता है या फिर उपभोग करता है, वो सब किस में शामिल किया जाता है, अर्थव्यवस्था में। चाहे आपके उद्योग हों, ठीक है, उद्योग क्या है, एक अर्थव्यवस्था का हिस्सा ही तो हैं। ठीक है, आपकी स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल्स है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आते हैं। इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अर्थव्यवस्था उत्पादन इकाइयों का समूह होती है जो एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। अर्थव्यवस्था उत्पादन इकाइयों का समूह होती है जो एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। जैसे देखिए, हर देश की अपनी अर्थव्यवस्था होती है, इसलिए यहाँ कहा गया है कि एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में जितनी भी उत्पादन इकाइयाँ हैं वे सब किसके अंतर्गत आती हैं, अर्थव्यवस्था में आती है। जैसे भारत की अपनी अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तान की अपनी अर्थव्यवस्था है, ऑस्ट्रेलिया की अपनी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में संचालित आर्थिक क्रियाओं में लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यानी कि अर्थव्यवस्था में जो क्रियाएं संचालित की जाती हैं उनसे क्या होता है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। एक देश की अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा आदि क्षेत्र मिलकर राष्ट्रीय उत्पादन का निर्माण करते हैं। अगर हम एक देश की अर्थव्यवस्था में बात करें तो कृषि भी इम्पोर्टेंट है, उद्योग भी हैं, व्यापार भी हैं, सेवा आदि सब क्षेत्र मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रीय उत्पादन का निर्माण करते हैं। अगर किसी देश को अपनी अर्थव्यवस्था अच्छी करना है तो उस देश का जो है व्यापार भी अच्छा होना चाहिए, कृषि भी अच्छी होनी चाहिए, उद्योग भी और सेवा क्षेत्र भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। इससे क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी होगी। अब चलिए कुछ परिभाषा देख लेते हैं अर्थव्यवस्था की। तो A.K. ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग अधिकांश रूप में ऐसी प्रणाली के लिए किया जाता है जिसके द्वारा लोगों का जीवन निर्वाह होता है। यानी A.K. ब्राउन ने कहा अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग अधिकांश रूप में ऐसी प्रणाली के लिए किया जाता है जिसके द्वारा लोगों का जीवन निर्वाह होता है। यानी जिस व्यवस्था में लोग अपना जीवन यापन करते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, अर्थव्यवस्था। किसके शब्दों में,
A.K. ब्राउन के शब्दों में। यानी आप कह सकते हैं कि लोगों के जीवन यापन करने के लिए जिस प्रणाली को अपनाया जाता है वह क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। W.N. लुक्स के अनुसार अर्थव्यवस्था उन संस्थाओं का समूह है जिन्हें दिए हुए व्यक्ति, राष्ट्र या राष्ट्र समूह द्वारा साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है ताकि इनके द्वारा अपने संसाधनों का प्रयोग मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किया जा सके। तो देखते हैं कि W.N. लुक्स के अनुसार उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था उन संस्थाओं का समूह है, अर्थव्यवस्था उन संस्थाओं का समूह है जिन्हें दिए हुए व्यक्ति, राष्ट्र या राष्ट्र समूह द्वारा साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है ताकि इनके द्वारा अपने संसाधनों का प्रयोग मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किया जा सके। जैसा कि आप सबको पता है कि मानव की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, तो मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं का अच्छे तरीके से उत्पादन हो सके। अगर देश की अर्थव्यवस्था सही है तभी वहाँ का जो मानव है या मनुष्य है वो अच्छी तरह से संतुष्ट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस नोट्स को चाहते हैं तो आज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, हम आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देंगे। अब आता है एक अर्थव्यवस्था के लक्षण या विशेषताएं, यानी जो अर्थव्यवस्था होती है उसके क्या लक्षण या विशेषताएं हैं। यानी आप समझ गए ना, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मनुष्य के जीवन निर्वाह की व्यवस्था होती है या फिर वहाँ के लोगों की संतुष्टि के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है जिससे कि वहाँ के मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जिससे उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो पहली विशेषता क्या है? व्यक्तियों का समूह। पहली विशेषता क्या है? व्यक्तियों का समूह। दूसरी क्या है? संसाधनों की सीमितता। तीसरा है उपभोग की प्रक्रिया का संगठन। चौथा है संस्थाएं। पांचवा है समन्वित प्रणाली। छठवां है परिवर्तनशीलता। अब चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। पहला हमारा क्या है? व्यक्तियों का समूह। तो एक अर्थव्यवस्था का संबंध व्यक्तियों से होता है। जैसा मैंने आपको पहले बता दिया, इसकी परिभाषा में बताया कि अर्थव्यवस्था क्या करती है? व्यक्तियों के जीवन निर्वाह की प्रणाली है। जब व्यक्तियों को समूह मिलेगा तभी तो अर्थव्यवस्था बनेगी। तो एक अर्थव्यवस्था का संबंध व्यक्तियों से होता है तथा मानव समुदाय ही इसका आधार होता है। अर्थव्यवस्था आधार कौन होता है? तो मानव समुदाय ही होता है। अर्थव्यवस्था व्यक्तियों के उस समूह पर लागू होती है जो एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं। ठीक है ना? यानी अगर हम कहें अर्थव्यवस्था किस पे लागू होती है, तो जो व्यक्ति एक निश्चित भूभाग पे रहते हैं उसी पे अर्थव्यवस्था लागू होती है। इसका रीज़न है कि हर देश की अपनी अर्थव्यवस्था होती है। मैंने पहले बताया कि हर देश अपनी अर्थव्यवस्था को अलग तरीके से स्थापित करता है। तो अर्थव्यवस्था उन्हीं व्यक्तियों में लागू होती है जो एक निश्चित भूभाग पे रहते हैं या अपना जीवन निवास करते हैं। तो पहला आप समझ गए ना कि जो अर्थव्यवस्था होती है किसके लिए होती है? व्यक्तियों का समूह होती है। अर्थव्यवस्था क्या होती है? एक व्यक्तियों का समूह होती है, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था का संबंध व्यक्तियों से होता है तथा मानव समुदाय ही इसका आधार होता है। क्योंकि उत्पादन के कार्य कहें, चाहे उद्योग कहें, चाहे व्यापार कहें या सेवा क्षेत्र कहें, ये सब कौन कर सकता है? मनुष्य तो कर सकता है ना। अब जानवर किसी वस्तु को उत्पादन नहीं कर सकता है या जानवर किसी वस्तु का विक्रय या क्रय नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए अर्थव्यवस्था को व्यक्तियों का समूह कहा गया है, क्योंकि जब व्यक्ति होंगे तभी अर्थव्यवस्था बनेगी। अगला पॉइंट, अगला हमारा है संसाधनों की सीमितता। अर्थव्यवस्था का स्वरूप चाहे जैसा हो, परंतु यह सत्य है कि उसमें उन संसाधनों को जिनकी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है सीमितता होती है ना। यानी प्रकृति में वे सभी संसाधन सीमित हैं जिनसे वस्तुओं या सेवाओं का निर्माण किया जाना या उत्पादन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेट्रोल, आप जानते हैं पेट्रोल क्या है? सीमित है। भूमि हमारी क्या है? सीमित है। कोयला, लोहा, सोना, ये सारी चीज़ें जो भी संसाधन क्या है? सीमित हैं।
यानी जिनसे भी हम वस्तु या सेवाओं का उत्पादन करते हैं वे सीमित होते हैं। इसी समस्या के कारण अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था इसी समस्या का समाधान करता है। यदि आर्थिक साधनों की सीमितता न होती तो अर्थव्यवस्था भी न होती। जो हमारे आर्थिक साधन हैं अगर वे सीमित ना होते तो फिर किसी देश में अर्थव्यवस्था न होती। अतः संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन किसी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय बिंदु होता है। इसलिए अर्थव्यवस्था क्या करती है, संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन करती है, जिससे कि सभी लोगों को फायदा हो सके, सभी लोग उसका लाभ ले सकें। इसलिए भी हमें अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भी साधन है सब सीमित हैं। प्रकृति में हर एक साधन सीमित है और उन साधनों का जो संसाधन हमें प्राप्त हैं उनका अनुकूलतम प्रयोग करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, अर्थव्यवस्था की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट है उपभोग की प्रक्रिया का संगठन। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन उद्देश्य मौलिक आवश्यकताओं की संतुष्ट करना होता है। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन उद्देश्य मौलिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना होता है। ये आवश्यकताएं या तो वर्तमान से संबंधित होती हैं या फिर भविष्य से, यानी उपभोग की प्रक्रिया का संगठन। देखिए, जब अर्थव्यवस्था कोई होती है उसमें उत्पादन उद्देश्य मौलिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना होता है, क्योंकि जो उत्पादन मनुष्य की इच्छाओं की संतुष्ट करना एक अर्थव्यवस्था का दायित्व है। तो मनुष्य क्या करेगा, उपभोग वस्तुओं करेगा, और उपभोग के लिए क्या है, उत्पादन जरूरी है। तो वस्तुओं का उत्पादन सही तरीके से हो सके इसलिए अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। अब देखिए, वस्तुओं की आवश्यकता या तो वर्तमान से हो सकती है या फिर भविष्य से संबंधित हो सकती है। आवश्यकताएं वर्तमान में भी होती हैं और आवश्यकताएं भविष्य में भी होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कि हमारा पेट्रोल है, इसकी ज़रूरत हमें वर्तमान में भी है भविष्य में भी है। या जैसे भविष्य में हमें पानी की कमी हो सकती है तो पानी की भी ज़रूरत पूरी करनी है, या फिर आपके खाद्य वस्तुओं की कमी हो सकती है उनकी ज़रूरत पूरी करनी है। तो आवश्यकताएं मनुष्य की आप सबको पता अनंत होती हैं। तो कुछ आवश्यकताएं वर्तमान के लिए होती हैं, कुछ भविष्य के लिए होती हैं। इनमें संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें किसकी आवश्यकता है, अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है। फिर हमारा आता है संस्थाएं। संस्था से तात्पर्य कुछ करने या किसी चीज के प्रबंध करने के तरीके से होता है। मानव हितों से संबंधित अनेक प्रकार की संस्थाएं, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, आर्थिक हो, वैधानिक हो, होती हैं, परंतु अर्थव्यवस्था का संबंध केवल आर्थिक संस्थाओं से होता है। देखें, संस्थाएं, संस्था से तात्पर्य कुछ करने या किसी चीज के प्रबंध करने के तरीके से होता है। संस्थाएं क्या कहती हैं, या तो कुछ करती हैं या फिर किसी चीज़ के प्रबंध के तरीकों क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। मानव हितों से संबंधित अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं। धर्म के लिए धार्मिक संस्थाएं हैं, समाज के लिए सामाजिक हैं, राजनीति के लिए राजनीतिक हैं। लेकिन जो अर्थव्यवस्था का संबंध केवल आर्थिक संस्थाओं से होता है, यानी ऐसी संस्थाएं जो आर्थिक के लिए कार्य करती हैं वही अर्थव्यवस्था से संबंधित होती हैं। फिर हमारा था परिवर्तनशीलता। अर्थव्यवस्था का संबंध स्थैतिक न होकर गत्यात्मक होता है। अर्थव्यवस्था क्योंकि मनुष्यकृत होती है इसलिए समयानुसार इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन होने पर अर्थव्यवस्था का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। देखिए, परिवर्तनशीलता, जैसा आप सबको पता है अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है, मनुष्य से संबंधित है। अब मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो समय के साथ बदलता रहता है। जब मनुष्य बदल जाएगा, आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन आ जाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था के स्वरूप में भी परिवर्तन आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का संबंध स्थैतिक न होकर गत्यात्मक होता है, यानी अर्थव्यवस्था में निरंतर रूप से परिवर्तन होते रहते हैं। जिस तरह समय के साथ साथ आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप आर्थिक रूप से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अगला आता है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अभी तक आपने जाना अर्थव्यवस्था क्या, इसकी विशेषताएं क्या हैं। अब हम जानेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो हमारी अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। पहला है पूंजीवाद, दूसरा है समाजवाद, तीसरा है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था क्या होती है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, इनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा।
और नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इस अर्थव्यवस्था का प्रारंभ 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? तो 18वीं शताब्दी में हुआ। कैसे हुआ? तो इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। यानी पूंजीवाद आर्थिक संगठन की वह प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा इन साधनों को लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यों में प्रयोग करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए तो पूंजीवाद आर्थिक संगठन की वह प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। यानी समझिए कि जो भी उत्पत्ति के साधन होते हैं उसमें निजी व्यक्तियों का स्वामित्व, या निजी मतलब जिसे आप कहते हो प्राइवेट। ठीक है, तो जब निजी स्वामित्व होगा और इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना, यानी इसमें वही वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं जिनका बाजार में मांग होती है। यानी उन जिन वस्तुओं की मांग बाजार में होती है उन्हीं को उत्पादित किया जाता है और जिन वस्तुओं से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, यानी पूंजीवादी का मुख्य उद्देश्य क्या है अर्थव्यवस्था का? ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। ठीक है, तो ये लोग उन्हीं वस्तुओं का निर्माण करते हैं जिन वस्तुओं की बाजार में मांग है। मान लीजिए आप कि बाजार में कार की मांग है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कार का ही उत्पादन किया जाएगा। इसका मानव हित से कोई लेन देन नहीं होता है। ठीक है, अब परिभाषा देखते हैं GDH कोल के अनुसार। तो पूंजीवाद लाभ के लिए उत्पादन की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत उत्पादन के उपकरणों एवं पदार्थों पर निजी स्वामित्व होता है। यानी मैंने आपको बताया, पहले बता दिया है कि पूंजीवादी लाभ के लिए उत्पादन की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत उत्पादन के उपकरणों एवं पदार्थों पर निजी स्वामित्व होता है। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति विशेष का इस पर अधिकार हो जाता है, सरकार का अधिकार नहीं होता है। मुख्यतः मजदूरी के बदले में काम करने वाले श्रमिकों की सहायता से उत्पादन किया जाता है और इसमें क्या होता है कि लोग क्या दी जाती है? मजदूरी, और उनसे क्या किया जाता है? काम कराया जाता है और वस्तुओं का उत्पादन होता है और उत्पादन पर पूंजीवाद स्वामी या स्वामियों का अधिकार होता है। और जो भी चीज़ का उत्पादन होता है उसमें पूंजीवाद या फिर स्वामी या स्वामियों का अधिकार होता है ना। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा अधिकार होगा, अगर कोई एक व्यक्ति विशेष है तो व्यक्ति विशेष का अधिकार। यानी सिंपल से समझें तो जो भी उत्पत्ति के साधन हैं किसी निश्चित व्यक्ति के पास चले जाते हैं और वो लोगों को मजदूरी दे के उनसे उत्पादन कराता है और उसका उत्पादन पर अधिकार होता है और वह उसको अपनी इच्छा अनुसार विक्रय करता है, उससे लाभ अर्जित करता है। अब आता है पूंजीवाद की विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या है? केंद्रीय योजना का अभाव। दूसरा है निजी संपत्ति का अधिकार। तीसरा है आर्थिक स्वतंत्रता, उपभोक्ता का प्रभुत्व, लाभ उद्देश्य, कीमत यंत्र, साहसी की महत्वपूर्ण भूमिका। ये इसकी क्या है? विशेषताएं। आगे चलिए अब समझते हैं पॉइंट करके। तो पहला आ गया केंद्रीय योजना का अभाव, तो इसको समझते हैं। तो पूंजीवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसमें किसी प्रकार की केंद्रीय आर्थिक योजना का न पाया जाना है। इसमें किसी प्रकार की केंद्रीय योजना नहीं पाई जाती है, यानी केंद्र सरकार का इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। यह प्रणाली हजारों लाखों व्यक्तियों की स्वतंत्र क्रियाओं पर आधारित रहती है। विभिन्न व्यक्तियों की इन क्रियाओं में कीमत यंत्र के द्वारा समन्वय स्थापित किया जाता है। उत्पादक उत्पादन संबंधी निर्णय स्वतंत्र रूप से लेते हैं परंतु कीमत यंत्र के द्वारा उपभोक्ता उत्पादन संबंधी नियमों को पालन किया करते हैं। ठीक, समझते हैं इसको ध्यान से। तो देखिए पहली विशेषता क्या है? केंद्रीय योजना का अभाव, यानी कि इनमें लोगों के लाभ से कोई मतलब नहीं होता है, यानी व्यक्ति की आवश्यकताओं से इन्हें कोई लेन देन नहीं है। वे उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन ये लोग करते हैं जिन वस्तुओं से इन्हें क्या मिले?
ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो। और ये क्या होते हैं, वस्तुओं के उत्पादन के लिए स्वतंत्र होते हैं। इनकी जो इच्छा होती है उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। हाँ, ये होता है कीमत यंत्र के द्वारा उपभोक्ता इन बाज़ारों कभी कभी क्या करते हैं, प्रभावित ज़रूर करते हैं। मान लीजिए कि लोगों के पास पैसा है तो सब लोग कार खरीद रहे हैं, लेकिन अगर उपभोक्ता की आय में कमी आ जाएगी तो वो कार लेना बंद कर देगा, जिससे कि पूंजीवादी लोगों में इसका प्रभाव पड़ेगा। यानी उपभोक्ता पूंजीवाद को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। दूसरा हमारा क्या है, निजी संपत्ति का अधिकार। तो पूंजीवाद के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने, रखने, प्रयोग करने तथा उसका क्रय विक्रय करने का पूर्ण अधिकार होता है। यानी निजी संपत्ति के अधिकार में पूंजीवाद के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने का, चाहे वो रख सकता है, संपत्ति को बेच सकता है ना, उसको पूरा अधिकार होता है कि वह चाहे ज़मीन को खरीदे, बेचे, उसका जैसा चाहे वैसा उपयोग करे। इसके साथ साथ इस व्यवस्था में निजी संपत्ति को उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि जो निजी संपत्ति है वह अपने उत्तराधिकारी को सौंप सकता है, यानी उसको हस्तांतरित कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तीसरा आता है आर्थिक स्वतंत्रता। पूंजीवाद में व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत व्यवसाय की स्वतंत्रता, ठेका करने की स्वतंत्रता, चुनाव की स्वतंत्रता सम्मिलित होती है। व्यवसाय की स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी व्यवसाय को सरकारी नियमों के अंतर्गत करने में स्वतंत्र होता है। यानी व्यक्ति इसमें अपनी इच्छानुसार कोई भी व्यवसाय कर सकता है, इसमें वो स्वतंत्र है। ठीक, उसे किसी पर कोई पाबंदी नहीं होती। हाँ, उसे सरकार के नियमों का पालन करना होता है। ठीक है, वो अपनी इच्छानुसार कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकता है। फिर आता है उपभोक्ता का प्रभुत्व। इस प्रणाली में उपभोक्ता को सार्वभौमिकता सत्ता प्राप्त होती है, अर्थात उपभोक्ता अपनी आय को इच्छानुसार विभिन्न पहलुओं पर व्यय कर सकता है। यानी कि इसमें उपभोक्ता सब कुछ होता है। वो जितना पैसा कमा रहा है वह जहाँ चाहे उस पैसे का खर्च कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं होती है। इस प्रकार उपभोक्ता देश के विनियोग स्वरूप को निर्धारित करता है। पूंजीवादी में क्या करता है, उपभोक्ता ही देश के विनियोग को निर्धारित करता है, क्योंकि वह जिन वस्तुओं की मांग करेगा उनके लिए अच्छी कीमत देने के लिए तैयार रहेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, उपभोक्ता अगर जिन वस्तुओं की मांग करेगा उसके लिए उसकी वो कीमत भी चुकाएगा। वह स्वतंत्र है, अपनी इच्छानुसार वस्तुओं का उपभोग कर सकता है। लाभ का उद्देश्य, मैंने आपको पहले बताया कि पूंजीवादी मुख्य रूप से लाभ के लिए ही होती है। लाभ पूंजीवाद की सभी संस्थाओं का हृदय कहा जाता है। लाभ पूंजीवाद की सभी संस्थाओं का हृदय कहा जाता है। लाभ की आशा से ही साहसी व्यावसायिक जोखिम उठाने के लिए तैयार होता है। उद्योगों को आर्थिक कार्य कुशलता से चलाने तथा उसमें सुधार करने की प्रेरणा देने वाली शक्ति भी लाभ ही है। पूंजीवादी समाज में सभी उत्पादक इकाइयां लाभ के उद्देश्य से संचालित की जाती हैं। समझे आप कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य उद्देश्य लाभ होता है। यानी पूंजीवाद में उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा जिनके विक्रय से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होता है। यानी जितनी भी इकाइयाँ बनाई जाती हैं उनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। इसमें व्यावसायिक जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है। जो व्यवसायी होता है वो लाभ की आशा से जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है। हम अगले वीडियो में जानेंगे पूंजीवाद के गुण और दोष। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।